शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है और उसके बाद केंद्र सरकार अब धीरे धीरे रियायतें दे रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन तो लागू रहेगा, लेकिन इस बीच लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। ये वो खबर है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी भी तेजी से पैर पसार रहा है, इसलिए आपको लॉकडाउन का पालन करना है। और इसी को देखते हुए अब सरकार कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने जा रही है। लॉकडाउन की वजह से अभी तक सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान ही आपको दुकानों पर मिल पा रहा था, जिसमें फल, सब्जी, दवाइयां या राशन से जुड़ा हुआ सामान था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है। अब जरूरी चीजों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों की दुकान खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। लेकिन हॉटस्पॉट के बाहर जो दुकानें हैं वो ही खुल पाएंगी। हॉटस्पॉट एरिया और कंटेनमेंट एरिया में जो दुकानें आती हैं वो नहीं खोली जा सकेंगी। साथ ही गाइडलाइंस के अनुसार 50% स्टाफ ही काम कर पाएगा और इस दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। तो आज से हॉटस्पॉट के बाहर जितनी भी दुकानें हैं वो सभी खोली जा सकेंगी। हॉटस्पॉट के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी। सरकार ने देर रात छूट का दायरा बढ़ाया है। मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स इस दौरान नहीं खुल पाएंगे, तो ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी भीड़ ना लगाएं। मॉल्स नहीं खुलने वाले हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। दुकानों पर सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विजय जी, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन जिसको 1 महीना पूरा हो चुका है और अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से रियायतें दी जा रही है, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया, कंटेनमेंट एरिया अभी भी इस दायरे से बाहर है। देखिए रोमिता, यहाँ तो छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जो जोन है वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ एक भी शख्स कोरोना संक्रमित है तो वो कई लोगों को संक्रमण फैला सकता है। जी। ये जो गृह मंत्रालय ने छूट दी है, खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, वो छूट नगरीय क्षेत्र से बाहर जो कॉम्प्लेक्सेस है या जो दुकानें हैं वहां पर गतिविधियां, कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू करने की, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि उसमें एक शर्त यह है कि 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। और ये इसीलिए क्योंकि छोटे जो दुकानदार है, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। उसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र की जो सीमा है उसके बाहर हम भोपाल से इंदौर की तरफ जाते तो फंदा ग्राम पंचायत आती है। और मान लीजिए फंदा में एक छोटा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 या 5 तरह की दुकानें हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। तो वहां पर अब एक्टिविटीज हो सकेंगी, लेकिन बहुत वही नियम कड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, दुकानों में 50% से स्टाफ नहीं होगा और उस कॉम्प्लेक्स में वो आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकती है शर्तों के साथ। लेकिन नगर निगम की सीमा में आप ये कॉम्प्लेक्स नहीं खोल सकते जी। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, 7 नंबर पे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, वो नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि वहाँ वो शहरी क्षेत्र में है और मॉल खुलने का कोई सवाल ही नहीं, वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने का खतरा है। लेकिन रेसिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं शहरी क्षेत्रों में, वहाँ आसपास यदि दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, वो भी बहुत सीमित संख्या में, क्योंकि वहाँ जो रेसिडेंशियल क्षेत्र में जो दुकानें होती है वो बहुत जरूरी सामानों की दुकानें होती हैं, जहाँ से लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, तो वो खुल सकती हैं। लेकिन मेन रोड की जो दुकानें हैं, मेन रोड के जो कॉम्प्लेक्सेस है शहरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। और हॉटस्पॉट तो बिल्कुल नहीं खोला जाएगा। और कंटेनमेंट जो एरियाज हैं उनकी भी दुकानें और कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ नहीं होगी। ये साफ तौर पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है। इसके पीछे बात वही है कि जो छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी हैं, वो अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सके, जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो, ताकि जो उन्हें नुकसान है वो न हो।
बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इस छूट को लागू किया जा रहा है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो बंद रहेंगी, जो इस छूट के दायरे में नहीं है, और कौन कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी, यह आपने समझा। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों के लिए जो दुकानें हैं उनका दायरा अलग अलग है। लेकिन बहुत ध्यान रखिए कि मॉल्स नहीं खुलने जा रहे हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर ना पहुँचें, भीड़ इकट्ठा ना करें। और जब आप इन दुकानों पर भी पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और मास्क बहुत जरूरी है। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस कोहराम मचाए हुए है। दुनिया में इस वक्त 27 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मामले दुनिया भर में आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6000 से ज्यादा हो गई है। 210 देशों में अब तक 28 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हालांकि इस दौरान संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दुनिया में जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें से करीब 1/3 मामले अमेरिका से सामने आए हैं। करीब 1/4 मौतें भी अमेरिका में ही हुई हैं। अमेरिका में इस वक्त स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 52,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 37,000 नए मरीज सामने आए हैं और अमेरिका के बाद कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश स्पेन है। यहाँ पर 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लाख के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस वक्त 1900 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खतरनाक संक्रमण की चपेट में हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 92 हो चुका है। भोपाल में अगर हम बात करें तो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 348 है। राजधानी में कोरोना संक्रमण से जो लोग जान गंवा चुके हैं उनकी संख्या 12 है। राजधानी भोपाल के लिए राहत भरी खबर थोड़ी ये भी है कि यहाँ पर रिकवर होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। कल ही जो है वो कई मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इंदौर लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 1900 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं उनमें से 1000 से ज्यादा लोग तो सिर्फ इंदौर के हैं, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति अभी बनी हुई है मध्य प्रदेश के लिए भी और इंदौर के लिए भी। और सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं जो आप जान लीजिए। अगर आप यहां पर रहते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंदौर में इस वक्त क्या ताज़ा आंकड़े हैं। 56 नए पॉजिटिव मरीज यहां पर मिले हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1085 हो गया है। हालांकि अब तक 57 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार संख्या यहां पर बढ़ रही है, लेकिन इस बीच 35 लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। और इसके बाद कुल आंकड़ा ठीक होने वाले मरीजों का 107 है। तो कोरोना के लिए जो आंकड़े हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या आंकड़े इस वक्त कोरोना के कहर के सामने आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक आंकड़े इस वक्त इंदौर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार है। कल भी नए 84 मामले सामने आए थे, आज भी नए मामले सामने आए हैं, नए 56 मामले सामने आए, जिसके बाद इंदौर में इस वक्त चिंता और चुनौतियां दोनों बरकरार हैं। तो इंदौर में इस वक्त भिलवाड़ा मॉडल भी अप्लाई किया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। सर्वे का काम, सैंपलिंग का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। सीधे इंदौर का ताज़ा हाल जानेंगे हम। पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, इंदौर में इस वक्त कोरोना वायरस विकराल रूप लेता हुआ 1000 से ज्यादा संक्रमण के मामले। देखिए बिल्कुल रोमिता, जो आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसके बाद में कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती है आने वाले वक्त के लिए भी इंदौर के लिए। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो
तो अब 1085 कुल पॉजिटिव केसेस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ आपने जो बात की, स्क्रीनिंग का काम वाकई में बहुत तेज गति से शुरू हो चुका है। खासतौर पर जो नगर निगम की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बाद में लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की जा रही है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और एक अच्छी बात यह है कि 16 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर अब तक स्क्रीनिंग हो चुकी है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और उसमें कई ऐसे भी मरीज मिल रहे हैं जिन्हें सर्दी खांसी के लक्षण हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके घर पर डॉक्टरों को भेजा जा रहा है और लगातार उनका चेकअप किया जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे सीधे वहाँ से आइसोलेशन सेंटर्स भेज दिया जाएगा। और अब भी अगर बताया जाए तो तकरीबन 12 से 13 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन तक स्क्रीनिंग का काम पहुंचेगी, ये टीम पहुंचेगी स्क्रीनिंग के लिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रोमिता। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो जो मरीजों की संख्या है ठीक होने वाले, उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 114 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इनमें कई डॉक्टर्स भी हैं, कई आईपीएस अधिकारी भी हैं, कई पुलिसकर्मी भी है। और लगातार ये लोग पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं कि कैसे कोरोना की जंग को हराया जा सकता है और कैसे इस बड़े संकट को यहाँ पर दूर किया जा सकता है। इंदौर की बात की जाए तो अभी फिलहाल 3000 किट की यहाँ पर उपलब्धता की गई है जो केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो अब कहा जा सकता है कि स्क्रीनिंग का काम और तेज़ी से होगा। बहरहाल अब भी 1200 से ज़्यादा ऐसे बैकलॉग यहाँ पर मरीज आइसोलेशन सेंटर्स में हैं जिनकी जो है वो जांचें हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट आना अभी तक बाकी भी है। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है रोमिता, लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि जो नए मरीज यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो पहले से ही अधिकतर जो है वो आइसोलेशन सेंटर्स में हैं। ऐसे में ये नए व्यक्ति को किसी भी तरह का से वह जो है वह संक्रमित नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बहरहाल अब बड़ी चुनौती भी है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय और यहाँ पर लगेगा और इसमें आने वाले दिनों में जो है वो मरीजों की संख्या में गिरावट आएगी। रोमिता, बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है। पीयूष, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कल ही जिस तरह से स्वास्थ्य जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कोरोना को लेकर, तो स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है। इस बीच खबर ये भी है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इस वक्त जो है वो संकेत मिल रहे हैं कि इस थेरेपी का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो इंदौर में हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहाँ पर इस तरह की कोई तैयारी फिलहाल नजर आती है? क्योंकि यहीं पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज हैं, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अगर थेरेपी का इस्तेमाल होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहीं पर होने वाला है। देखिए बिल्कुल इस पूरे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर हमने पिछले दिनों सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया से तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की थी रोमिता। तो उनका कहना था कि ये एक ऐसी थेरेपी है जो कारगर यहाँ पर साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो चुनौती यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सामने यही है कि जो मरीज लगातार सामने आ रहे हैं रोमिता, उनकी संख्या पर कैसे ब्रेक लगाया जा सके, चेन को कैसे यहाँ पर ब्रेक किया जा सके, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर फिलहाल जो मरीज अब तक आइसोलेशन सेंटर्स में हैं या फिर कोविड-19 अस्पतालों में एडमिट हैं, उन पर प्लाज्मा थेरेपी का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रयोग किया जा सकता है, जिससे एक बड़ी यहाँ पर राहत भी मिल सकती है। और इस पर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वे लगातार मंथन कर रहे हैं और इस पर गंभीरता से चर्चा भी हो रही है। तो आने वाले दिनों में जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, उन्होंने जिस बात के संकेत दिए हैं, तो इस फॉर्मूले को लागू कर यहाँ पर इस बड़े संकट को दूर करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि अब जो भी ऐसी तरकीब हो, जो भी ऐसा प्रयोग हो जिससे कहीं न कहीं इस बीमारी को पूरी तरह से दूर किया जा सके, उसे लेकर भी आने वाले दिनों में एक रणनीति तैयार करके, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसे यहाँ पर जो है वो अमल में लाया जाएगा। रोमिता, चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर में कैसे कंट्रोल में आए कोरोना, इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। तमाम मॉडल्स, सैंपलिंग, स्क्रीनिंग और जागरूकता, लॉकडाउन का सख्ती से पालन, ये तमाम इस वक्त हथियार हैं जिसके साथ ही इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। और विश्वास से ही जताया जा सकता है, क्योंकि चुनौतियां और चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन प्रयास में इंदौर सफल हो और जल्द ही इन आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके, ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और इंदौर के बाद बात हम जबलपुर की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद 27 अप्रैल तक के लिए जबलपुर को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक ये टोटल लॉकडाउन रहने वाला है, जिसमें बहुत ज़रूरी सामान ही आपको आपके घरों के बाहर मिल पाएगा, गैर ज़रूरी सामान नहीं मिलेगा। मेडिकल सेवाएं, मेडिकल स्टोर्स,
खुले रहेंगे, दूध की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसके लिए भी समय निर्धारित है। टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने घरों से निकले और इन सामान को खरीद सकते हैं। इस दौरान आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क को लगाना जरूरी है। लॉकडाउन की अवधि के बीच स्कूल फीस वृद्धि को लेकर पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है और कहा है कि निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। लॉकडाउन पीरियड के बीच किसी भी तरह से स्कूल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल निजी स्कूल 10% फीस में बढ़ोतरी किया करते थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन के बीच में इस पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं। इससे पहले कोटा में फंसे छात्रों की सहायता के लिए भी बसेस जो हैं उन्हें भेजने का फैसला लिया गया था और एक और बड़ा फैसला अब ये लिया गया है कि मजदूरों की मदद की जाएगी। शिवराज सरकार राज्यों में जो दूसरे राज्यों के इस वक्त मजदूर हैं उन्हें लौटने की अनुमति देगी। साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का फैसला प्रदेश की सरकार ने किया है। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट एरिया और इंदौर जो कि इस वक्त हॉटस्पॉट है, यहां पर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, पहले की तरह रोक रहेगी। अब कब इस पर काम शुरू होता है ये देखना होगा, लेकिन इस बीच मजदूरों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के दौरान फंसे छात्र छात्राओं को लाने के लिए 75 बसों को रवाना किया गया है। बसों के साथ एक एम्बुलेंस भी रवाना हुई है। डॉक्टरों का दल भी भेजा गया है। स्टूडेंट्स के खाने पीने की व्यवस्था का खास ध्यान रखा जा रहा है और एम्बुलेंस भी उनके साथ रखी गई है। रास्ते में अगर किसी भी तरह की कोई मेडिकल हेल्प चाहिए होती है तो उस दौरान डॉक्टरों का दल और एम्बुलेंस बच्चों की हेल्प करेगा। अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल भी भेजा गया है। आपको बता दें कि रायपुर से राजस्थान के कोटा तक आने जाने में सुविधा के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का दल भी साथ में भेजा गया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ही बच्चों को बिठाया गया है। निर्धारित क्षमता से आधी सीटों में छात्र छात्राओं को बिठाया जाएगा। तो गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है। साफ तौर पर प्रत्येक बस में लगभग 25 स्टूडेंट्स ही बैठ सकेंगे। तो जल्द ही कोटा में फंसे हुए छात्र छत्तीसगढ़ लौटेंगे और तमाम गाइडलाइंस का पालन इस वक्त इन बच्चों को वापस लाने के दौरान भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 36 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद सभी लोग ठीक होकर घर लौटे। सिर्फ 6 एक्टिव केसेस हैं और इस बीच खबर ये मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा केस सामने आया है जहां पर एक मेडिकल स्टाफ संक्रमित है। दरअसल नर्सिंग ऑफिसर के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिल रही है। अधिकारी 14 दिनों के जो क्वारंटाइन पीरियड में था, उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट जब आई है तो वो पॉजिटिव पाया गया है। इस अफसर की ड्यूटी कोविड वाले वार्ड में लगाई गई थी जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज थे और ये संभावना जताई जा रही है कि वहीं से ये संक्रमण इस अफसर को लगा है। नर्सिंग अधिकारी में कोरोना वायरस के लक्षण देखे जाने पर उसके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रायपुर एम्स के नर्सिंग अधिकारी को कोरोना हुआ है और ये पहला मामला है जब मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव छत्तीसगढ़ में पाया गया है। कोरबा का कटघोरा जो कि हॉटस्पॉट बना, इसके बाद पाली तानाखार विधायक मोहित केरकट्टा को स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटाइन में रखा है। विधायक मोहित अपने घर पर ही क्वारंटाइन है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक 1 अप्रैल को कटघोरा गए थे, साथ ही पासन भी वो गए थे जहां पर वो कई लोगों से मिल चुके थे और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया है।
तो पाली विधायक जो हैं उन्हें क्वारंटाइन किया है स्वास्थ्य विभाग ने। हाल ही में वो कटघोरा गए थे और वहां पर उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया है 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड। और क्योंकि कटघोरा इस वक्त हॉटस्पॉट में तब्दील हुआ था, जिसके बाद तमाम एहतियात यहाँ पर भी बरते जा रहे थे। जो लोग एक दूसरे के संपर्क में आया, संक्रमितों के संपर्क में आए, उन्हें क्वारंटाइन किया गया। सागर से सांसद राज बहादुर सिंह ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच में आ रही परेशानियों से जेपी नड्डा को रूबरू करवाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पीएमओ से बीएमसी प्रबंधन के फोन आए थे। साथ ही पीएमओ ने फोन पर अधिकारियों से स्थिति पर चर्चा की थी। साथ ही बीएमसी के अधिकारियों ने जांच मशीन की मांग पीएमओ से की थी। कोरोना महामारी को लेकर देश भर में लोग अपने अपने तरीके से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और कर्मवीरों के साथ देश की इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही जज्बा सिवनी के लोनिया के सरपंच के अंदर देखने के लिए मिला है, जहां पर सरपंच निरंजन बघेल विकलांग हैं, बावजूद इसके वो कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं। जरूरतमंदों के साथ साथ वो स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और जो जरूरतमंद हैं उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से वो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसे सैनिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। विकलांगता के बाद जज्बे में किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं देती और ये प्रेरित करता है हम सभी को कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं। रीवा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस अब अपने तौर तरीके बदल रही है। बेवजह घूमने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक नाटक किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल बाहर घूमने वालों को पुलिस एक एम्बुलेंस में बिठा देती है, जिसमें कोरोना का मरीज बैठा होता है। हालांकि वास्तविकता में एम्बुलेंस के अंदर जो शख्स बैठा है ना तो वो कोरोना से पीड़ित है और ना ही उसे किसी तरह की कोई बीमारी है, लेकिन बाहर घूमने वाले लोगों को डराने के लिए पुलिस ये पूरा नाटक कर रही है, ताकि लोग किसी भी तरह से ये समझें कि उनका घरों में रहना इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षित है। भोपाल से इस वक्त खबर है, जहां पर पूर्व विधायक रामनिवास रावत ने सीएम को एक लेटर लिखा है। रावत ने इस लेटर में सीएम की तारीफ की है। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लाना एक सराहनीय काम है। मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में हैं, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा समेत कई राज्य शामिल हैं। लॉकडाउन के कारण काम धंधे भी बंद हो गए हैं और जिस प्रकार राजस्थान से इन छात्रों को लाया गया है, उसी तरह से मजदूरों को वापस लाने का प्रयास भी करें, ये उन्होंने लेटर में लिखा है। तो पूर्व विधायक रामनिवास रावत का ये लेटर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम। राजस्थान के कोटा में जो फंसे छात्र थे उन्हें वापस लाने का जो काम सीएम ने किया है, उसको लेकर इन्होंने तारीफ की है सीएम शिवराज सिंह चौहान की। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।